Hello students, welcome to the class. Let me check की recording हो रही है नहीं, right? So my name is Priya Soni and I will be teaching you anatomy. So students, हम अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे और बेसिकली हमारा लास्ट जो टॉपिक है जो कि हमारा हार्ट साउंड और ईसीजी है ना, वो हमारा रह गया है. बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है कार्डियक साइकिल को, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग एक लास्ट क्लास में मैं आपको ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन बताना रह गया था. तो इसके बाद कार्डियक इनपुट के बाद तो मैं ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ कितना कितना ब्लड अप्रॉक्स जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स. सो जो 10% ब्लड है टू हर्ट मसल, हर्ट की जो मसल्स है वहाँ पे 10% जो ब्लड है वो जाता है, दैट इज़ अप्रॉक्स 500 ml. 15% टू ब्रेन, दैट इज़ 570 ml. देन 20% टू किडनीज, that is 1000 ml or 1 liter we can say. 25% to digestive system, that is 15 ml. and last is 30% to other organs. सब ऑर्गन्स के पास जाएगा बट मेन जो है जो कि किडनी है, ब्रेन है, हर्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसमें मेंशन हो गए हैं कि कितने कितने परसेंट ये जाता है ना. तो एक आपको डिस्ट्रीब्यूशंस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बताया. देन अब साउंड के बारे में पढ़ते हैं. देन अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ईसीजी, हम उसे स्टार्ट करेंगे. हर्ट साउंड, साउंड ऑफ अ हार्ट बिकम बीट comes primarily to the blood turbulence caused by closing of heart valve. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो तरीके की साउंड होती है. हर्ट साउंड 1 जो होती है लब, और जो सेकंड है वो होती है डब, ठीक है. हर्ट साउंड 1 है लब, हर्ट साउंड 2 है डब, ठीक है. क्लोजिंग ऑफ हर्ट ये वैल्यूज़ नहीं है, ये वॉल्व्स है, ठीक है. स्मूथली फ्लोइंग ब्लड इज साइलेंट, जब ब्लड साइलेंटली बह रहा है हर्ट में तो उसकी कोई भी साउंड नहीं होगी. साउंड कब होगी? जब जो हर्ट के वल्व हैं या तो ओपन होंगे या तो वो क्लोज होंगे, ठीक है. सॉरी. देन दीज आर द 4 हर्ट साउंड बट द नॉर्मल हर्ट एज फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड, है ना. 2 मेन साउंड होती हैं, S1 S2 जो कि हमारी है लब और डब. और जो दो साउंड होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, तो हम उसको नॉर्मली नहीं सुन सकते, है ना. केवल स्टेथोस्कोप की हेल्प से उसको रीड किया जा सकता है, राइट. सो द टाइमिंग ऑफ हर्ट साउंड्स रिलेटिव टू द अदर इवेंट्स ऑफ अ कार्डियक साइकिल. जो पहली साउंड है जिसको हम S1 बोलते हैं, HS1 बोलते हैं, हर्ट साउंड 1, है ना, वो क्या है? वो लब होती है. क्या होती है? लब होती है. थोड़ी लाउडर आवाज़ होती है, देखो ये देखो, थोड़ी लाउडर आवाज़ होती है और देर तक भी रहती है, लॉन्गर देन अ सेकेंड साउंड, है ना. जो सेकेंड साउंड है उससे थोड़ी देर तक भी सुनाई देती है. S1 इज कॉज बाय द ब्लड टर्बुलेंस थ्रू द क्लोजर ऑफ AV वल्व. AV वैल्यूज़ नहीं है, वल्व है. तो जो S1 साउंड होती है वो क्यों आती है? S1 साउंड आती है, देर के लिए आती है जब हमारे जो AV वल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है. तो जो AV वल्व्स होते हैं, जो हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वल्व्स हैं, मैं लिख देती हूँ. AV वल्व्स का मतलब क्या है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो वल्व्स हैं, ठीक है, उनकी क्लोजिंग पे ये पहली आवाज़ आती है जिसको हम लब कहते हैं, ठीक है. ये थोड़ी सी लॉन्गर टाइम के लिए होती है साउंड, 0.16 सेकेंड के लिए साउंड रहती है ना. ये लाउडर होती है और लो पिच होती है. क्या होती है? लो पिच. पता होना चाहिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इस साउंड का. देन द सेकेंड साउंड S2,
विच इज़ शॉर्टर। देखो S2 क्या है, वो शॉर्टर है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और डब की साउंड होती है, लब और डब, ठीक है। सो डब की साउंड जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है और थोड़ी छोटी होती है ना। इसका जो ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड के अप्रॉक्स होता है ना। ये लेस लाउड होती है और हाई पिच्ड होती है, ठीक है। देन उसके बाद भी कुछ थोड़ी थोड़ी साउंड्स आती हैं, बट वो इतनी कम होती हैं कि हम उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं। मेन हम लब डब के साउंड को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लीकी वॉल्व्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे तरीके के वॉल्व्स पढ़े, है ना। हमने एवी वॉल्व्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सेमी ल्यूनार के बारे में पढ़ा। सो ये वॉल्व्स, लीकी वॉल्व्स क्या है, इनको हम बोलते हैं डिफेक्टिव वॉल्व्स। डिफेक्टिव वॉल्व्स क्या है, जब वॉल्व्स जो हैं, द वॉल्व्स will not open and close properly। जो भी वॉल्व्स हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहे हैं और क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, है ना, और प्रॉपर हर्ट साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तब वो होते हैं लीकी वॉल्व्स। इनको हम डिफेक्टिव वॉल्व्स बोलते हैं। तो जब हर्ट की साउंड जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाती ड्यू टू दी इम्प्रॉपर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ अ वॉल्व, उसको हर्ट मर्मरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट मर्मरिंग, ठीक। किसे कहते हैं हर्ट मर्मरिंग? जब जो वॉल्व्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते, अच्छे से बंद नहीं हो पाते, तब। अब इस हर्ट मर्मरिंग को हम नॉर्मली नहीं पहचान पाएंगे कि हर्ट मर्मरिंग हो रही है। हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप यूज़ करके जो हर्ट मर्मरिंग है उसको पता लगाया जाता है, राइट, ठीक है। देन ईसीजी क्या होता है? ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये जो ईसीजी है वो एक मशीन होती है जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स होते हैं, उसको एक दोनों रिस्ट पे और एक एंकल पे लगा दिया जाता है। जो ईसीजी है एक ग्राफिकल डेटा, जो भी हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पे ऐसे करके एक ग्राफिकल डेटा देता है, ठीक है। और वो बताता है कि जो हर्ट के मसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल ईसीजी होता है उसमें एक होती है पी वेव, एक होती है QRS कॉम्प्लेक्स एंड वन इज टी वेव, ठीक है। और बाकी हमारी ST और QRS ये सब और सेगमेंट्स भी होते हैं, इंटरवल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मेन क्या है? P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, ठीक है। क्लियर है? Q वेव भी होती है, हम एक एक करके उसको ढंग से पढ़ेंगे। पहले हम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। Generate electrical currents that can be detected on the surface of the body। ECG recording of these electrical signals, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो ऐसे ऐसे करके जो सिग्नल है उसकी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिकॉर्ड करना हमारे ECG के इंस्ट्रूमेंट का काम है। द ECG इज कॉन्स्टिट्यूट रिकॉर्ड्स द एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द हर्ट मसल फाइबर। जो हर्ट का मसल फाइबर है जो कॉन्स्टेंटली एक इलेक्ट्रिकल वेव प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल वेव प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो उसको एक स्क्रीन पे लेके आना, है ना, दैट इज ECG। देयर आर 2 ways टू लर्न ECG इंटरप्रिटेशन। 2 तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ECG को, या तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके जो कि मोस्ट कॉमन है, and understanding the exact electrical vectors recorded by ECG as they related cardiac electrophysiology, and the most people learn by the combination of both, right। या तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, है ना, या तो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स को जो रिकॉर्डेड हुआ है ECG में उसको पढ़ के,
है ना। तो हम ये पूरा पढ़ेंगे कि क्या इसमें साइकिल होती है, ठीक है। मैंने ऐड किया है अच्छे से समझाने के लिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ईसीजी में होती है वो होती है पी वेव। क्या होती है? पी वेव। ये स्मॉल अपवर्ड वेव है जो कि इंडिकेट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। ये क्या है? पी वेव। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा पी वेव, ठीक है। क्या है इसको मैं पूरा लिख देती हूँ। इट इज a small upward wave, एक छोटी और ऊपर की तरफ जाती हुई वेव है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। क्लियर है? क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये जो पी वेव क्यों बनती है? ये पी वेव बनती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। अब ये डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया का क्या मतलब है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया का मतलब है कि ये जो इम्पल्स है, हमें पता है हमारे हार्ट में, यहाँ देखते हैं, एक मैंने फ़ोटो लगाया था, ये देखो हमारे हार्ट में क्या होता है, रिमूव कर देते हैं। हमारे हार्ट में सबसे पहले जो सिग्नल है वो ऐसे नोड से जनरेट होता है और आगे फैलता है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू द आर्टरिया, इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और पहला जो वेव है वो इसी वजह से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इजीली लर्न करने के लिए। क्यों बनता है? स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड थ्रू आउट आर्टरिया। इस वजह से ये क्या बनता है? इस वजह से ये हमारा पी वेव बनता है। देन हमारा दिस इज पी आर पी क्यू, वेट अ मिनट, राइट, इसमें देखते हैं पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल कंट्रोल फाइबर प्रोड्यूस पी वेव। एक्शन पोटेंशियल होता है ऐसे नोड में जिसकी वजह से ये पी वेव हमारी बनती है। देन जो सेकंड है, ठीक है, पी वेव की जो ये तो स्टार्ट हो रहा है किसकी वजह से? डीपोलराइजेशन की वजह से। ऐसे करके एक वेव बन रही है पूरी, दैट इज़ बाय आर्टेरियल सिस्टोल, कंट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि जब ये आगे जो इम्पल्स है वो जाता है तो हमारा जो ये आर्टरिया होता है वो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। आर्टरिया क्या होता है? ये हमारा कंट्रैक्ट करता है। तो लेट मी मेक इट फॉर यू। तो ऐसे करके होगा, ये पी वेव हो गई, ऐसे करके नीचे से यहाँ पे हमको क्यू मिलेगा, है ना। तो ये वाला इसमें देखते हैं, ये देखो ये क्या है? ये क्यू है, ये पी है, यहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये वाला हमारा पी आर सेगमेंट है, ये आर है, ठीक है। तो ये जो पहला हो रहा है दैट इज बाय डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। देन आपको दिख रहा है कि ये क्यू तक जा रहा है, ये पी से क्यू तक की जो वेव है ना, इसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये किसकी वजह से हुआ? ये वाली जो वेव आई, ये आई कि ऑरिकल्स जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। देन हम पढ़ लेते हैं क्यू, ठीक है, कि क्यू वेव क्या है। क्यू वेव में आप नोटिस करोगे कि थोड़ा सा ही नीचे जा रहा है ना। तो क्यू वेव क्या है? इज अ स्मॉल डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डाउनवर्ड कि नीचे की तरफ एक डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये वाला क्यू को आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं इस वाली इमेज में, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैल फाइबर्स प्रोड्यूस क्यू आर, इसे पूरा दे रखा है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। तो क्यू आया, एक छोटा सा डिफ्लेक्शन है नीचे की तरफ। देन हमारा
पी आर इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं कि पी क्यू या पी आर इंटरवल क्या है। पी क्यू और इंटरवल, पी क्यू और पी आर इंटरवल हमारा क्या है? ये टाइम है बिटवीन द स्टार्ट ऑफ पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, है ना। जब पी वेव स्टार्ट हो रही है और जो हमारा क्यू वेव स्टार्ट हो रही है उसके बीच का जो टाइम है ना, मैं लिख देती हूँ, टाइम बिटवीन स्टार्ट ऑफ पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, ठीक है। ये टाइम टेकन है जब इम्पल्स ट्रैवल करता है थ्रू आर्टरिया। एवी नोड्स और जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में ये बताता है। जो नॉर्मल पी क्यू इंटरवल होता है वो कितना होता है? दैट इज़ अबाउट 0.16 सेकेंड। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है आर्टरिया से रिलेटेड, है ना, आर्ट्रियोसिस्टोलिक हार्ट डिजीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आर्टरिया इफेक्टेड है, तो ये जो टाइम है ये छोटा बड़ा होता है, राइट। इससे ही ईसीजी को पढ़ के पता लगाया जाता है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है। देन हम पढ़ते हैं क्यू आर। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है क्यू आर, ये वाला जो पार्ट है। क्यू आर क्या बताता है? क्यू आर है डीपोलराइजिंग ऑफ एवी नोड, डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड, ठीक है। जो हमारा एवी नोड है, जो नोड्स हैं वो पूरे अच्छे से डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? वो हमारा क्यू आर वेव है। देन हमारी आर एस वेव क्या है? डीपोलराइजेशन, अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, ये कर लेते हैं, ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। देखो ये क्या है? ये हमारी, ये देखो ये हमारा आर एस है। ये क्या है? ये डीपोलराइजेशन है बंडल ऑफ हिस का और पुरकिंजे फाइबर्स का, ठीक है। और ये पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या बता रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। जब हम काउंट कर रहे हैं क्यू आर एस, हम जब देख रहे हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को, है ना, तो हम इसका टाइम देखते हैं कि कितनी देर में हो रहा है, राइट। जब हम अगर कोई भी डॉक्टर है वो ईसीजी को रीड करता है तो, ठीक है। इससे क्या होता है? जब हम इसको डिटरमाइन करते हैं तो हमें हार्ट बीट की रेट के बारे में पता चलता है इंडिविजुअल की, कि उसका हार्ट रेट कैसा है, राइट। तो ये देखो इसमें समझ में आएगा। पहले ऐसे नोड से डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। पी वेव में क्या हो रहा होगा? पी वेव में डीपोलराइजेशन होता है आर्टरिया का, राइट। देन आर्टरिया से कहाँ जाता है? आर्टरिया से ये हमारा बंडल ऑफ हिस में जाता है, राइट। एवी नोड में जाता है। देखो ये हमारा एसए नोड और ये हमारा एवी नोड। जब एसए नोड से इम्पल्स आएगा आर्टरिया में तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई पी वेव, है ना, समझ में आ गया? ये पी वेव हो गई। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप क्या है इसका? एवी नोड, ठीक है। एवी नोड का जो डीपोलराइजेशन होता है वो क्यू आर वेव होती है, ऐसे करके। देन जब ये आगे बढ़ता है और बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर में डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ से इम्पल्स जाता है, तो ये क्या है? ये हमारी आर एस वेव है। तो हमारी जो ये पूरी क्यू आर एस जो वेव है हमें क्या बता रही है? अपने वेंट्रिकल्स के बारे में, कि ये जो वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो डीपोलराइजेशन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा है एसटी सेगमेंट, ठीक है। एसटी इंटरवल भी बोलते हैं इसको। सो एसटी जो वेव होती है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करती है। और जो एसटी बेसिकली ये एस है और ये यहाँ से टी स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो एसटी जो वेव है वो क्या बताती है? मैं लिख देती हूँ।
ये बताती है वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और एक ST हमारा इंटरवल भी होता है जो कि टाइम पीरियड होता है बिटवीन एंड ऑफ अ S वेव एंड एंड ऑफ अ T वेव, यहाँ तक है एंड ऑफ T वेव और एंड ऑफ अ S वेव, ठीक है। इसको हम RT इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। देन जो हमारा ये ST सेगमेंट होता है ये एलिवेटेड अबव वेस्ट लाइन इन एक ऐसे एक डिजीज है ना, जिसका नाम है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये ST सेगमेंट है, जो हमारा ST सेगमेंट ये सीधी लाइन है, इसमें ऐसे ऐसे करके एलिवेशंस होते हैं, है ना। ये बिल्कुल ऐसे करके सीधा नहीं होता है, राइट। इसमें ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। तो अगर इसमें एलिवेशन है तो इसमें किसी इंसान को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ठीक है। क्यों होता है, ये होता है जब हमारी हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलती है। तो इस ST सेगमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं। देन हमारी T वेव होती है, हमारी T वेव क्या बताती है, हमारी T वेव बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या मतलब है, जो ये T वेव होती है, ठीक है, द एंड ऑफ अ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ अ सिस्टोल। यहाँ पे सिस्टोल एक हमारा डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल। सिस्टोल मतलब रिलैक्स करना, राइट, डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। रीपोलराइजेशन क्या है, हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर रहा है, राइट। सो ये जो एंड ऑफ द T वेव है वो क्या बताता है, मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल हुआ है अभी अभी, ठीक है, ठीक है। और जब ऐसा केस होता है जहाँ पे हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है कोई भी बीमारी की वजह से, तो ये जो T वेव होता है ये ऐसे नहीं होता है ना, ये बेसिकली फ्लैट हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल कम होता है T वेव। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉपर जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है या नहीं, या फिर सिस्टोल अच्छे से हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, इजी है। ऐसे ऐसे करके आपको एक एक उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। है ना। फिर यहाँ से नेक्स्ट दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है और ये हमारा TP सेगमेंट है। ये ज़्यादातर सीधा ही होता है, राइट, दिस इज TP सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि ये TP यहाँ से एक नेक्स्ट दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके बीच में एक फ्लैट टाइम आता है दूसरा स्टार्ट होने से पहले। क्लियर है, समझ में आया। ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। एक बार हम इसका ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। डीपोलराइजेशन होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। देन रीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल्स का, जिससे हमें T वेव मिलती है, राइट, समझ में आया, ये T वेव मिलती है। देन उसके बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोल होता है, फिर ये नेक्स्ट हमारा जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, जो अभी हमने अभी पढ़ा। नाउ हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या है, बेसिकली ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, है ना। जो आर्टरीज हैं, जो हमारी आर्टरी हैं, उनमें ब्लड जो है वो कितना प्रेशर डाल रहा है, वो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का सिंपली मतलब क्या होता है, लेटरल प्रेशर ऑन आर्टीरियल वॉल, है ना। जो हमारी आर्टीरियल वॉल है उसमें कितना प्रेशर है, लेटरल प्रेशर ऑन आर्टीरियल वॉल है ना, दैट इज आर ब्लड प्रेशर। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। हमें पता है कि आर्टरी हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट में ले जाती है, इस वजह से ये हमारा प्रेशर निकालने का तरीका है। आर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली राइज एंड फॉल थ्रू आउट द डे। हमारा ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं रहता। अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है ना,
और बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर हम बिल्कुल रेस्ट में सो रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. सो ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बोथ बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पम्प्स एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, है ना. कितना प्रेशर है आर्टीरियल वॉल पे, कितना ब्लड हमारा हार्ट जो है वो फेंक रहा है, वो पंप कर रहा है, दैट इज ब्लड प्रेशर. द मोर द ब्लड हार्ट पम्प्स द नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज एंड हायर द प्रेशर. अगर आप भाग के आए, दौड़ के आए, आप देखोगे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है. अगर हार्ट बीट बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो रहा है, ज़्यादा ब्लड जा रहा है आर्टरीज में. ज़्यादा ब्लड तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर, ठीक है. उतनी ज़्यादा आर्टरी पतली हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी प्रेशर की वजह से, और उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है. सो द ब्लड प्रेशर रीडिंग इज इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज mmHg, एंड 2 नंबर सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये पढ़ते हैं. सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर निकालने के लिए होता है, जिसको हम स्फिंगोमोनोमीटर, ठीक है, स्फिंगोमोनोमीटर, ठीक है. ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम स्फिंगोमोनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है. तो सिस्टोलिक प्रेशर, हम सिस्टोलिक का मतलब है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 128 mmGH और मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है. क्लियर है. एक चीज़ होती है पल्स प्रेशर. पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर पढ़ लो. पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोलिक प्रेशर. इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पल्स प्रेशर है. ज़्यादातर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. दोनों का 120 में से 80 को माइनस करोगे तो 40 आएगा, ठीक है. और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर का रेशियो 3, 2 और 1 होता है, ठीक है. जो हमारा ये है, ये 120 है, ये है 80 है, और ये है 40 है ना. तो इसका एक आइडियल रेशियो तीनों का, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर का 3:2:1 है, ठीक है. क्लियर है. हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन एक डिजीज़ है, बीमारी है, जिसमें लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, 140/90 से ज़्यादा रहे, है ना, दैट इज़ हाइपरटेंशन, है ना. इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन, किडनी और हमारी हार्ट को डिफेक्ट हो सकता है, ख़राबी हो सकती है उसमें, है ना, डैमेज हो सकता है. नाउ कुछ डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, हमारा ये ख़त्म हो गया. हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, कुछ डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से आती हैं या एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं. एक है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़. क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है. इसको हम दूसरी भाषा में इरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, स्क्लेरोसिस. ये जो ब्लड वेसल है, जो हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही है ब्लड, उनमें डिफेक्ट आ जाना, ठीक है. क्यों डिफेक्ट आ रहा है, फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, है ना, उसमें डिफेक्ट आ रहा है. तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है. बेसिकली क्या है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ. इफेक्ट्स वेसल that supply blood to the heart muscles. Then next एक हार्ट फेलियर होता है, आपको पता ही है, जब जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है और थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है पंपिंग, दैट इज़ हार्ट फेलियर, ठीक है. इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, बिकॉज कंजेशन, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, हम सांस लेने में दिक्कत होती है और इंसान को हार्ट फेलियर आ जाता है. देन हार्ट फेलियर के बाद क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट. अरेस्ट मतलब बिल्कुल जब हार्ट बीट करना बंद कर देगा, राइट. देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बीमारी है हमारी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस से आप समझते हो, आप क्लॉटिंग में आ जाओगे, याद आएगा क्लॉटिंग कुछ. सो जब कोई ब्लड क्लॉट हमारी कोरोनरी आर्टरी में फंस जाए, है ना, जिसकी वजह से जो हार्ट है उस पर अच्छे से ब्लड नहीं पहुँचे, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट की वजह से. तो एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज. तो इसको यूज़ करके हम इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं. अगर ज़्यादा हो तो फिर ऑपरेशन करना होता है,
बट बेसिकली थ्रोम्बोकाइनेस से ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो ये हमारी कुछ बीमारी हैं जो कि ज़्यादातर हार्ट में यूज़ होती हैं, ब्लड में हो जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। हार्ट अटैक है ना, हार्ट फेलियर, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। देन आर्टिफिशियल पेसमेकर, हमें पता है कि ऐसे नोड हमारा काम करता है एज अ पेसमेकर, और जब इसमें इम्पल्स अच्छे से नहीं हो रहा है ना, जो हार्ट का रिदम है वो अच्छे से नहीं बन रहा, तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? देन बेसिकली ये जो पेसमेकर है ये अपर थॉरेक्स रीजन में लगाया जाता है, हार्ट के कनेक्शन किया जाता है हार्ट से, है ना। अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक्स आ रहे हैं या वेंटिकुलर एस्केप है तो उस कंडीशन में हम ये आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, है ना। आर्टिफिशियल पेसमेकर को कनेक्ट कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल से, याद रखना, कनेक्ट टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आया? सो इतना ही आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में, और हमने थोड़ी डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अब और आगे हम अपना जो नेक्स्ट है जो कि बेसिकली शायद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम